अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, तो आज की वीडियो में आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 6 है और जिसका टाइटल अनफेमिलियर ऑपरेटर्स है। तो हम गूगल कोलैब की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या होते हैं अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। यहाँ मैं ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं पाइथन क्लासेस जो कि हमारी गूगल कोलैब की फ़ाइल थी जिसमें हम काम कर रहे थे वो ओपन कर लेते हैं। सॉरी। और जब ओपन हो चुकी है यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर लेंगे ताकि हम सेल्स को एग्जीक्यूट कर सकें। अगर आप कनेक्ट करना भूल भी जाएँ और अगर आप डायरेक्ट सेल को एग्जीक्यूट करेंगे तो उस टाइम भी ये कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो इसका कोई इशू नहीं है। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा अनफेमिलियर ऑपरेटर्स जो कि चैप्टर 6 है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैथ एक्सप्रेशंस अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। ओके, तो अनफेमिलियर ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देखें, हमने लास्ट क्लास में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को तो देख लिया था और ये यूजुअली ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो हम में से हर किसी को मालूम होते हैं, राइट? और ये हम इनिशियल क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेटर्स भी हैं जो हमने पढ़े तो हैं लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि हम पाइथन में किस तरह उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल उनमें से एक अनफेमिलियर ऑपरेटर कौन सा है? वो आपका ये मॉड्यूलो ऑपरेटर कहलाता है। क्या नाम है इसका? मॉड्यूलो ऑपरेटर। अब ये क्या होता है इसको हम देखते हैं। अच्छा, एक और अनफेमिलियर ऑपरेटर है जिसको हम लिखते हैं प्लस इक्वल्स टू करके, राइट? एक और है उसको हम लिखते हैं नेगेटिव इक्वल्स टू करके, राइट? इसी तरह मल्टीप्लाई इक्वल्स टू करके, राइट? और इस तरह डिफरेंट डिफरेंट अनफेमिलियर ऑपरेटर्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो हम ये देख लेते हैं। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे चीज़ लिख लेता हूँ, डबल फॉरवर्ड स्लैश। इसको भी हम देखते हैं क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है? मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें क्या देता है? रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ पहले तो, ताकि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता सकूँ। मैं फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ व्हाइट बोर्ड की। अच्छा, अब देखिए, लेट्स सपोज मेरे पास 2 नंबर्स हैं। ठीक है, एक है 5 और एक है 2। ठीक है, एक है 5 और एक है 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको 5 और मॉड्यूलो ऑपरेटर का साइन जो मैंने आपको दिखाया था और 2। अब जब मैं पाइथन को कहूँगा कि भाई 5 को मॉड्यूलो ऑपरेटर निकाल के दो 2 से, अच्छा ये परसेंटेज साइन लग रहा है लेकिन परसेंटेज साइन ये एक्चुअली मॉड्यूलो ऑपरेटर के तौर पे यूज़ होता है। साइन तो परसेंटेज का ही है लेकिन ये मॉड्यूलो ऑपरेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब होगा क्या, जब मैं पाइथन को ये रिजल्ट दूंगा ना, ये क्वेश्चन दूंगा, तो पाइथन पता है क्या करेगा? पाइथन जाएगा और इनको इस तरह करके डिवाइड करेगा और इस तरह की डिवीजन हम में से सबको आती है, राइट? 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है, और 5 आ जाएगा अंदर। ठीक है, तो अब अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो क्या हो जाएगा? 2 टू ज़ा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट? और हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 4 करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, राइट? तो ये जो आंसर हमें मिला है ना, ये जो 1 मिला है, ये ये क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, तो मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें क्या देता है? रिमाइंडर देता है। लेट सपोज एक और हम मॉड्यूलो ऑपरेटर वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेट सपोज मैं डालता हूँ अंदर 8, ठीक है, और मैंने रखा बाहर 2, और अब मैं इसको अगर कैंसिल कराना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिखूंगा। 2 4 ज़ा 8 मुझे मिल जाएगा और 8 में से 8 माइनस होंगे तो कम्प्लीटली सब चूँकि सब्ट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 0 बचेगा, राइट? तो इस केस में रिमाइंडर 0 है और प्रीवियस वाले केस में रिमाइंडर 1 था, राइट? तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि पाइथन किस तरह से हमें इसका आंसर देता है। तो सिंपल में लिखता हूँ 5 मॉड्यूलो ऑपरेटर 2, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमें मालूम होगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और 1 किस तरह आ रहा है? 1 इसी तरह आ रहा है कि नीचे जो 1 बचा था ना, उसने हमें वो रिटर्न कर दिया, राइट?
और अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ कि 8 मॉड्यूलो ऑपरेटर 2, ठीक है, तो हम देखेंगे इसका आंसर 0 मिल रहा है। ठीक है, तो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अच्छा, अब ये भी तो एक आंसर होता है भाई, ये भी तो एक आंसर होता है, ठीक है, जो कि क्वोशंट कहलाता है। तो क्वोशंट एक्चुअली हमें डिवीजन का साइन देता है। क्वोशंट किस तरह मिलता है, डिवीजन के साइन से मिलता है। देखें, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने 5 मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 लिखा था ना, मैं इसी सेल में कमेंट करता हूँ इस चीज़ को और मैं लिखता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो जब ये मैं लिखूंगा ना, तो हम देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, 2.5 मिल रहा है। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि डिवीजन का साइन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाता है, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे एक जीरो आ जाता है। ठीक है, जो सिंपल हमने कैलकुलेशन देखी हुई है पहले भी। और 2 5 का क्या होता है, 10 होता है, तो यहाँ पे 5 लाएगा और ये यहाँ पे 10 आ जाएगा। और अब ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये पूरी चीज़ क्या हो गई, कैंसिल होगा। 10 में से 10 गया, कुछ भी नहीं बचा, जीरो लिख सकते हैं हम, क्रॉस लिख सकते हैं, इट्स अप टू अस। और हमें यहाँ पे क्या आंसर मिल गया, क्वेश्चन मिल गया 2.5। ठीक है, तो डिवीजन साइन ने क्या किया, हमें उसका प्रॉपर मतलब डिवाइड करेगा, और उसका जो ऊपर टॉप पर आंसर आ रहा होगा वो हमें प्रोवाइड कर देगा डिवीजन साइन। ठीक है, तो हमें डेसिमल में आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो होपफुली ये क्लियर होगा कि मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर वही रिमाइंडर देता है, और जो डिवीजन का साइन है वो पूरी पहले कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, और कैलकुलेशन परफॉर्म करने पे टॉप पर जो क्वेश्चन कहलाता है उसमें जो आंसर आ रहा होता है हमें वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब प्लस इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस इक्वल्स टू एक्चुअली किस तरह काम करता है इसको हम देखते हैं। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसकी एज है फॉर एग्जाम्पल 20, राइट। अब मुझे इस 20 के अंदर कुछ और वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, मुझे इस 20 की वैल्यू को बढ़ाना है। लेट सपोज उसकी एज 2 या 3 ईयर्स के बाद 23 हो गई, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस एज की वैल्यू को 23 कर दूँ। अब मैं कैसे कर सकता हूँ, एक जो नॉर्मल तरीका होता है वो क्या होता है कि मैं एज लिखूंगा, इक्वल्स टू लिखूंगा, एज प्लस 3 लिख दूंगा। ठीक है, तो होगा क्या कि चूंकि ये वेरिएबल बना है, मतलब एज के वेरिएबल में 20 स्टोर हुआ हुआ है, अब 20 यहाँ पर आएगा, 20 और प्लस 3, 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा 23, और 23 फिर पूरी ये वैल्यू, ये 23 पूरी वैल्यू जाके असाइन हो जाएगी एज के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो एज की प्रीवियस वैल्यू 20 थी, अब वो 20 से चेंज होके एज की न्यू वैल्यू हो जाएगी 23। ठीक है, तो इसको प्रिंट भी करके देख लेते हैं एक मरतबा। प्रिंट करेंगे इसको और हमें यहाँ पे 23 मिल जाएगा। ठीक है, 23 आ गया, हालांकि मैंने एज में 20 स्टोर किया था। अगर मैं इस लाइन के बाद प्रिंट करूँ, ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे एज के अंदर 20 वैल्यू मिल रही है, लेकिन उस लाइन के बाद चूंकि हमने 3 ऐड कर दिया तो हमें 23 वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे 20 था पहले उसके अंदर एज के अंदर, लेकिन जब 3 प्लस किया तो 23 वैल्यू हमें मिल गई उसके अंदर, राइट। अच्छा, अब इस चीज़ को लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, उस चीज़ को लिखने का क्या है, एक शॉर्टकट तरीका है जो कि मैंने लिखा प्लस इक्वल्स टू करके। अब उसको किस तरह लिख सकते हैं, लेट सपोज कि मैंने एज का वेरिएबल लिया दोबारा, जिसमें मैंने 20 वैल्यू स्टोर कर ली, और मैं सिंपल क्या करूँगा, एज लिखूंगा, एज प्लस इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू करके अब मैं जो भी वैल्यू लिखता हूँ, लेट सपोज मैं इसको 4 लिख देता हूँ अभी फिलहाल के तौर, मैं इसको 4 लिख लेता हूँ। तो अब कितनी हो जानी चाहिए, एज 24 हो जानी चाहिए। ठीक है, तो हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट करेंगे एज को तो हमें 24 वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये पूरी लाइन को हमने शॉर्टकट लिख लिया इस तरह करके प्लस इक्वल्स टू के। ठीक है, प्लस इक्वल्स करके, तो प्लस इक्वल्स का मतलब क्या आ रहा है कि एज का वेरिएबल कॉल हुआ, उसके अंदर +4 हुआ और वो वैल्यू असाइन हो गई एज के अंदर दोबारा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 24 हो गई। तो प्लस इक्वल्स का हम इस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव इक्वल्स भी यही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल नेगेटिव का कॉन्सेप्ट होगा। लेट सपोज कि भाई फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी सैलरी है फॉर एग्जांपल 10,000। ठीक है, 10,000 है। अब मैं चाह रहा हूँ कि उसकी सैलरी जब मिलती है तो उसके कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं। लेट सपोज 3,000 तक के उसके एक्सपेंसेस होगा, फ्यूल का एक्सपेंस निकल लिया या एक्स वाई जी कोई भी एक्सपेंस निकल लिया। तो अब हम चाह रहे हैं कि उसको बता दें कि भाई जो सैलरी हो गई ना उसकी, या फॉर एग्जांपल टैक्स डिडक्ट हो गया। ठीक है, सैलरी एक्चुअल है 10,000, लेकिन उसकी सैलरी में कुछ अमाउंट जो है वो टैक्स डिडक्ट हो गई, तो वो अमाउंट लेट सपोज कि 1500 डिडक्ट हो गई। ठीक है, तो -1500 लिखा हमने। ठीक है, और सैलरी को प्रिंट कर लेते हैं। अभी हमें मालूम होगा कि सैलरी के अंदर से
कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गई है, तो 8500 हमें मिल गया, राइट। अब इसी चीज़ को हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, सैलरी इक्वल्स टू वही लिख लेते हैं 10,000, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, सैलरी, अब मुझे क्या करना है, सैलरी में से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है ना, तो बस सिंपल इसको इस तरह रखें, सैलरी में से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है और सैलरी में ही असाइन करना है उसको, तो सैलरी नेगेटिव इक्वल्स टू, लेट सपोज मैं 2000 अभी कर देता हूँ, ठीक है, 2000 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू में, ठीक है। तो माइनस इक्वल्स टू 2000 किया और दोबारा प्रिंट कर लेता हूँ सैलरी को, तो अभी मुझे मालूम होगा कि भाई सैलरी कितनी हो गई है, 8000 हो गई है, राइट। तो एक ही आपके पास ऑपरेटर हो गया। तो इस पूरी लाइन की बजाय हमने सिर्फ इसको इस तरह करके लिख लिया, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है मल्टीप्लाई इक्वल्स का साइन, मल्टीप्लाई इक्वल्स का साइन, मल्टीप्लाई इक्वल्स का साइन भी बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है। लेट सपोज कि भाई एक नम है, वो है 5, सिंपल नंबर लेते हैं हम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने नम इक्वल्स टू लिखा, नम मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, ठीक है। अब नम मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब क्या है कि नम के अंदर यहाँ पे वैल्यू आ रही है 5, ठीक है। पहले ये वैल्यू 5 नम के अंदर स्टोर हो गई, फिर जब मैं नम को कॉल कर रहा हूँ तो नम के अंदर एक्चुअली वो 5 आ रहा है और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ, तो अब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 इक्वल्स टू मतलब 15 जो है वो नम के अंदर असाइन हो जाएगा दोबारा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेता हूँ, मुझे मिल जाएगा नम कितना, 15 मिल गया, ठीक है। अब इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या करता हूँ मैं, लेट सपोज मैं नम ले लेता हूँ अभी 5 ही, और अब मैं लिखता हूँ नम मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, और मैं भी इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा नंबर चेंज करता हूँ, ठीक है। या लेट सपोज 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और मैं नम को फिर कर देता हूँ प्रिंट, ठीक है। तो अभी हमें मालूम होगा कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 25 इसकी वैल्यू हो गई है, राइट। तो शॉर्टकट तरीका हो गया इस लाइन को लिखने का, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या अगर आप लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, आप लोग इसको इस तरह समझें कि मुझे किसको मल्टीप्लाई करना है, मुझे नम को ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब नम के अंदर मेरी वैल्यू स्टोर हुई है ना भाई, तो मुझे नम को मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है वो बस हम यहाँ पे लिखेंगे, 5 है, 6 है, 7 है, कुछ भी नंबर है हम यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे किसी वेरिएबल से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और उसी वेरिएबल की वैल्यू को मुझे चेंज कर देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप लोग उस वेरिएबल को लिखेंगे और उस वेरिएबल के बाद माइनस इक्वल्स टू लिख देंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करना है प्लस करना है तो प्लस इक्वल्स टू लिख लेंगे और वो वाली वैल्यू लिख देंगे राइट साइड पे, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, डबल फॉरवर्ड स्लैश, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों ने अभी ऊपर देखा, मैंने क्या किया था, मैंने 5 डिवाइडेड बाय 2 किया था, सॉरी 5 डिवाइडेड बाय 2 किया था, तो हमें इसका आंसर क्या मिल रहा था, 2.5 मिल रहा था, ठीक है। मतलब मैंने क्या बताया था आपको, अगर दोबारा से आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चलूँ कि हमें ये प्रॉपर जो है वो एंड तक कैलकुलेशन होगी, पाइथन प्रॉपर एंड तक कैलकुलेशन करेगा हमारे लिए और हमें ये ऊपर वाला जो क्वोशंट होता है वो हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब भले ही वो क्वोशंट पॉइंट में आ रहा हो या विदाउट पॉइंट आ रहा हो, हमें वो पाइथन एज इट इज वैल्यू दे देगा, क्वोशंट दे देगा, ठीक है। लेकिन अब आप लोग एक चीज़ देखिएगा, अगर मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ कर लूँ और फिर मैं 2 लिख लूँ, अब पता है क्या करेगा, पाइथन फ्लोट में आंसर नहीं देगा, ठीक है। फ्लोट क्या है, एक्चुअली पॉइंट वाला नंबर है, ठीक है। ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट है वो फ्लोट कहलाता है। तो जब मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखा ना, आप लोग देखेंगे इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा। मतलब इसने क्या किया, फ्लोट पॉइंट के बाद वाले तमाम डिजिट्स को इसने हटा दिया और हमें पॉइंट के पहले वाला डिजिट दे दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई लेट सपोज 3 को या 7 को डिवाइड किया मैंने 3 से फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हम देखेंगे इसका क्या आंसर आ रहा है, 2.333333 एंड सो ऑन, एंड में 5 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यही चीज़ डबल फॉरवर्ड स्लैश से की होती तो हमें क्या मिलता, हमें पॉइंट वाला आंसर नहीं मिलता, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो सबके सब हट जाएंगे और ये राउंड अप भी नहीं करेगा, इसको याद रखिएगा। नंबर ऐसा होता है ना कि एक राउंड अप का रूल होता है कि अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो वो राउंड अप हो जाता है। लेट सपोज अगर यहाँ पे जैसे 2.5 है, ठीक है, तो राउंड अप करने पे क्या होता है, राउंड अप करने पे इसको 3 हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने देखा जब मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया तो इसने राउंड अप नहीं किया, इसने हमें एज इट इज नंबर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो सिंपल रखें इसको, डबल फॉरवर्ड स्लैश क्या करता है, आपको
इंटीजर में वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंटीजर मतलब सिर्फ सिंपल ऐसा नंबर देगा जिसमें पॉइंट नहीं होगा। और अगर सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यूज कर रहे हैं तो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश क्या करेगा, आपको फ्लोट मतलब पॉइंट वाला कोशेंट देता है, ठीक है। दे तो दोनों कोशेंट ही रहे हैं, ये बात समझने की है, ठीक है, दोनों कोशेंट ही दे रहे हैं। कोशेंट दोबारा देख लें, ये टॉप वाली चीज, टॉप वाला आंसर होता है कोशेंट, तो दोनों कोशेंट ही दे रहे हैं। बट द थिंग इज हमें फॉरवर्ड स्लैश, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश पॉइंट वाला क्वेश्चन देता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश विदाउट पॉइंट वाला क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मालूम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।